नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी मेरी जनहित याचिका का 7वां भाग। यह गुड मॉर्निंग फिर जल्दी ही महीने में 2-3 बार फिर हफ्ते में होने लगा। मैं पूरे अधिकार के साथ उन्हें आमंत्रित करता और वह खुशी खुशी आती। इस बीच वह मुझे मेरे विषय में बहुत कुछ बताती रहती थी, लेकिन उस अभियान उस योजना के बारे में हर बार टाल जाती। आखिर 4 महीने बाद प्रोफेसर साहब की मेहनत और मोटी रकम की रिश्वत ने एक कॉलेज में मेरी नौकरी पक्की कर दी। उस दिन प्रोफेसर साहब को मैंने फिर एक होटल में पार्टी दी। अगला फैसला मैंने संपा जी को अपने ही साथ रखने का किया। उन्हें तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वह बस अपने लिए एक सेपरेट स्टडी स्पेस चाहती थी जो इस फ्लैट में नहीं था, तो उसी अपार्टमेंट में मैंने 2 BHK फ्लैट ले लिया जिसमें 2 लोगों के लिए बहुत स्पेस था। संपा जी ने किराया शेयर करने की बात मुझसे मनवा ली थी। महीना भर साथ रहने के बाद ही मुझे लगा कि इस महिला के साथ मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। कॉलेज में छात्रों को लेक्चर देने के लिए रोज़ मेरा लेक्चर तैयार कराती। रोज़ मुझे वह अपनी बेहद जानकारी से चौंका देती। अक्सर मुझे लगता जैसे मैं उनके सामने स्टूडेंट हूँ। उनके सामने कुछ भी करते वक्त मेरे मन में एक संकोच बना रहता, यहाँ तक कि सेक्स के मामले में भी मैं अपने आप को उनके सामने एक स्टूडेंट से ज़्यादा न पाता, जबकि न जाने कितनी तरह की महिलाओं के साथ यह सब किया हुआ था। मैरिड अनमैरिड, अपने से उम्र में बड़ी छोटी हाउसवाइफ से लेकर प्रोफेशनल वुमेन तक। इनमें से ज़्यादातर ऐसे पेश आती जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलना है। न जाने कितनी तरह की विचित्र हरकतें करवाती थी। कुछ तो सॉफ्ट टॉयज और न जाने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करती थी। कई बार इनसे मन ऊब जाता, घिन आती। मगर एक महिला यह भी है, यह हर चीज़ को जीवंत कर देती है। सेक्स डिजायर निश्चित ही इनकी ज़बरदस्त है, लेकिन अपने डिजायर को कितनी खूबसूरती से या सौंदर्यमय बनाकर खुद उनमें डूबती है, खुद उसमें डूबती हैं और पार्टनर को भी उसके सौंदर्य का पूरा रसपान कराती हैं। मध्यकालीन श्रृंगार रस के कवियों के श्रृंगार रस में डूबी रचनाओं की तरह। जल्दी ही साथ रहते रहते 8 महीने बीत गए। मेरे यह दिन इतने खूबसूरत बीत रहे थे कि मारे खुशी के मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। मैंने एक दिन जब प्रोफेसर को बताया कि कैसे मैं और संपा इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, तो वह आश्चर्य में पड़ गए कि संपा और मेरे साथ। छूटते ही प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम दोनों कैसे सामंजस्य बैठाते हो? वह तुमसे 12-14 साल बड़ी हैं। इस पर मैंने कहा, मैं और वह सिर्फ इतना जानते समझते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। स्थिति तो यह है कि अब हम एक दूसरे के बिना अपना अस्तित्व ही नहीं मान पाते। यह सुनकर प्रोफेसर बहुत खुश हुए। बोले, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम दोनों एक साथ इतना खुश हो। बल्कि मैं तुम्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि भीतर ही भीतर अपने को खत्म करती बहुमुखी प्रतिभा की धनी, बेहद संभावनाशील और अंतर्मुखी महिला को तुमने बचा लिया, उसको आत्मघाती खोल से बाहर निकाल लिया। अब कोशिश करो कि उसके अंदर की जो प्रतिभा है, संभावनाएं हैं, वह बाहर है। वह समाज को बहुत कुछ दे सकती है, खासतौर से दलितों को, मतलब दलित महिलाओं को। फिर संपा के बारे में प्रोफेसर ने कई ऐसी बातें बताई जो मैं पहली बार जान रहा था। मैं आश्चर्य में था कि यह महिला इतने गुणों से भरी है। फिर मैंने चीज़ों को और बेहतर समझने के लिए प्रोफेसर को घर इनवाइट किया। वह संडे को आने के लिए तैयार हो गए। मैंने खाने की ढेर सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया था। संपा को सरप्राइज़ देने के लिए यह नहीं बताया कि कौन आ रहा है, बस इतना बताया कि वह बेहद खास मेहमान है और तुम्हें मुझसे पहले से जानते हैं। वह पूरा जोर डालती रही दिमाग पर कि कौन हो सकता है, लेकिन अनुमान नहीं लगा सकी। प्रोफेसर के आने के टाइम पर कॉल बेल बजी तो मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जानबूझकर संपा को ही भेजा, और वह वाकई मेरी उम्मीद से ज़्यादा सरप्राइज हुई। वह इतनी खुश हुई कि उनकी आंखें भर आई थीं। बड़े प्यार से उन्हें बैठाया। मैं जानबूझकर अंदर कमरे में बैठा हुआ था तो अंदर आकर मुझे प्यार से गले लगाकर बोली, वाकई तुमने सरप्राइज़ दिया। मैं सोच भी नहीं पाई थी कि प्रोफेसर साहब यहाँ आएंगे। इसके बाद संपा ने उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं साथ में लगा रहा बस। प्रोफेसर पूरे समय संपा की योग्यता, उनकी क्षमता की बातें करते रहे।
और आखिर में जाते जाते यह कहना ना भूले, संपा मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें फिर से एक्टिव होना चाहिए अपने उस मिशन के लिए जिसके बारे में पहले कभी तुम पूरे जोश के साथ बात करती थी। मैं यह मानता हूँ कि तुम्हें जैसे साथी की ज़रूरत थी वहाँ मिल गया है। मेरा सहयोग तुम्हारे लिए जैसे पहले था वैसे ही आगे भी रहेगा, सदैव रहेगा। हम दोनों ने उन्हें बड़े आदर के साथ विदा किया। उनके जाने के बाद मैं संपा से उस मिशन, उस अभियान के बारे में जानने के लिए बात करने लगा, जिसकी चर्चा तब प्रोफेसर साहब भी बार बार कर रहे थे कि तभी शाम को करीब 4 बजे एक फ़ोन आया। अननोन नंबर था तो रिसीव नहीं किया। सोचा हो सकता है कोई जी वर्ल्ड की महिला हो। उस समय ऐसी किसी महिला से बात करने की सोचकर ही मुझे पसीना आ जाता था। कॉल रिसीव ना किए हुए 2 मिनट भी न बीता होगा कि मैसेज आ गया, फादर इज़ वेरी सीरियस, कम इमीडिएटली। सेंडर ने नाम नहीं लिखा था, अननोन नंबर था, भाइयों के नंबर सेव थे। यह कौन हो सकता है यह सोचते हुए मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया तो अनु ने रिसीव किया। बताया, फादर वेंटिलेटर पर सीवियर अटैक पड़ा है, तुरंत आओ। मैं आगे कुछ पूछ नहीं पाया। उन्होंने फ़ोन यह कहते हुए काट दिया कि बाद में करती हूँ। संपा सब सुन रही थी। तुरंत बोली, समीर हिम्मत से काम लो, जो भी ट्रेन मिले उससे लखनऊ पहुँचो। तुम तैयार हो? मैं देखती हूँ किसी ट्रेन में शायद रिजर्वेशन मिल जाए। वह लैपटॉप खोल कर बैठ गई। मुझे तैयार क्या होना था, एक बैग में बस कुछ कपड़े ही रखने थे। मैं तरह तरह की आशंकाओं से घिर गया कि वेंटिलेटर पर है, पता नहीं क्या होगा। उधर 10 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई थी, इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। तभी संपा ने बताया किसी ट्रेन में बर्थ नहीं है। मैंने कहा जाना तो है, चाहे जैसे भी, जनरल बोगी हो या जो भी, मैं निकलता हूँ। स्टेशन पर ही देखूंगा, जो भी संभव साधन मिले, पहले मिल गया उसी से निकल जाऊंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरी व्यग्रता देखकर संपा जी अचानक ही बोली, सुनो समीर, कितनी भी जल्दी करोगे सुबह से पहले नहीं पहुंचोगे। लखनऊ की किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है। मैं एकदम शॉक्ड कि वह भी चलेंगी। मुझे उन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया। 4 घंटे बाद की एक फ्लाइट में टिकट मिल गई। मैंने कहा, तुम चलकर क्या करोगे, वहाँ तुम्हें जानता ही कौन है। तो उन्होंने आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे फादर हैं, मेरे भी कुछ होंगे ही ना। रही बात जानने की तो पहुँच कर बता देना, मित्र हैं या जो उचित लगे वही बता देना। मैं संपा के आग्रह को टाल न सका, उनके साथ चल दिया। रात 10 बजे के करीब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से टैक्सी कर सीधे हॉस्पिटल। वहां बड़े भैया मिले, एक भतीजा भी साथ था। मैंने पूछताछ की कि कब क्या हुआ, इतना ही बताया। 2 दिन पहले अचानक अटैक था और कल दोपहर से स्थिति ज़्यादा बिगड़ी तो वेंटिलेटर पर रखा गया है। मैं उनसे यह शिकायत न कर सका कि 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई तो फ़ोन क्यों नहीं किया। उनका रूखा सा जवाब परेशान कर रहा था। संपा साथ थी लेकिन किसी ने एक बार भी न पूछा कि यह कौन है। जल्दी पहुंचने की मेरी हर कोशिश बेकार साबित हुई। बिना होश में आए ही पिताजी ने इस दुनिया से विदा ले ली। मैं उन्हें होश में देख ना सका, 2 शब्द आखिर में बोल भी ना सका। करीब 3 बजे हॉस्पिटल स्टाफ ने सूचना दी कि ही इज एक्सपर्ट। यह शब्द सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सारी शक्ति खींच ली। मैं अपने पैरों पर खड़ा भी न रह सका। दीवार के सहारे सटे सटे फर्श पर बैठ गया। एकदम सन्न संज्ञा शून्य सा हो गया। संपा ने मुझे संभाला। भतीजे और भैया ने घर फोन कर दिया था। पिता का पार्थिव शरीर लेकर 5 बजे सुबह बड़े भैया के घर पहुंचे। शाम होने से पहले बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेरे पहुंचते ही सबका व्यवहार ऐसे हो गया था कि करने वाला आ गया, छोड़ दो, सब यही करेगा। मुझे सब कुछ करने में संतोष मिल रहा था, लेकिन बाकी सदस्यों का यह रवैया चुभ रहा था। अस्वाभाविक रूप से अनु का व्यवहार संतोषकारी था।
बड़े भाई को संस्कार के कामों को करना मानो बड़ा कष्टकारी लग रहा था। इसका एहसास होते ही मैंने सारा काम शुरू से आखिर तक सब कुछ किया। यह सोच करके पिता सनातन सोच परंपरावादी रीति रिवाज को गहराई से जीते थे, तो उनका संस्कार भी क्यों न पूरी श्रद्धा से सनातन रीति रिवाजों से किया जाए। मैं यही चाहता था, लेकिन दोनों भाइयों के सख्त इतराज के आगे 3 दिन में ही वही सब करना पड़ा। करना क्या था, एक तरह से सब निपटाया गया। इस दौरान संपा को मैंने अपने घर में रोका था। बहनें भी सब आई थी। बड़ी बहन ने चौथे दिन संपा का परिचय पूछा था। मैंने कहा था वह एक एजुकेशनलिस्ट है, मेरी फ्रेंड है। इन्हीं के कारण मैं पापा के जीवित रहते यहाँ आ गया था, मगर बहनों का भी व्यवहार अच्छा नहीं रहा। बहनों तो खैर बहनों, किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। मेरा दिल घर के सब लोगों से इतना टूट गया कि तीसरे दिन सब काम करके चौथे दिन अपने घर आ गया। 10वें दिन दिल्ली वापस आने के समय भी भाइयों के पास नहीं गया। फ़ोन कर बता दिया कि आज रात जा रहा हूँ। किसी ने यह भी नहीं कहा कि मिल के जाओ। बेरुखी से बोला गया, ठीक है। अपने घर में जब चौथे दिन में आया था तो संपा ने किराएदारों की बड़ी तारीफ की कि सबने उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा। किराएदारों से भी मैंने वही बताया संपा के लिए जो बहनों को बताया था। लेकिन जिस दिन वहाँ रुका उसके अगले दिन किराएदारों की नज़रों में यह कौतूहल देखा कि आपकी या मित्र हैं या कुछ और, जो आप उसके साथ एक ही कमरे में सोए। मन ही मन सोचा, मूर्खों, तुम्हें क्या बताऊं कि वो मेरी मित्र हैं या क्या है। वो तो इन सब से परे, इन सब से आगे एक खास रिश्ता रखती है मुझसे। वह मेरी मित्र, पत्नी, परिवार सब कुछ बन चुकी है। बल्कि इन सब से पहले वह मेरी मेंटर है। उस दिन ही मैंने तय किया कि अब इस शहर में मेरे रहने का कोई कारण तो बचा नहीं। एकमात्र कारण पिताजी अब रहे नहीं। भाई बहनों ने एक तरह से दुत्कार दिया है, तो क्या रहना अब यहाँ। मगर तभी मन में आया कि जब तक यह मकान रहेगा तब तक आना जाना रहेगा। अब सही यही है कि इसे बेच दूँ और दिल्ली में छोटा मोटा कोई फ्लैट ले लूँ। इस योजना को संपा ने तुरंत जल्दबाजी में उठाया कदम बताया। मैंने कहा मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर को यह काम सौंपा और किराएदारों को मकान खाली करने के लिए कहकर दिल्ली लौट आया। आने के बाद मैं अजीब मनस्थिति में फंस गया। कहीं जाने, किसी से बोलने तक का मन न करता, संपा जी से भी नहीं। जहाँ बैठ जाता वहीं बैठा रह जाता। चाय नाश्ता खाना पीना रखा रहता और मैं एकदम बुत बना बैठा रहता। संपा ने बहुत कोशिश की मुझे इस हालत से निकालने की। हार कर मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गई। महीने भर ट्रीटमेंट के बाद मैं नॉर्मल हुआ। डॉक्टर ने कहा टाइम से आ गए, अन्यथा डीप डिप्रेशन का शिकार होकर मैं कोई गलत कदम उठा सकता था। इसमें सुसाइड जैसे स्टेप की संभावना भी थी। संपन्न ना होती, मेरी इतनी देखभाल ना करती, डॉक्टर के पास ना ले जाती तो मैं निश्चित ही नहीं बच पाता। यहाँ तक कि मेरी नौकरी उसके संपर्कों के कारण ही बची। यह बातें तब पता चली जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। यह सब जानने के बाद संपा के लिए मेरे दिल में सम्मान और बढ़ गया। मेरे मन में आता कि उसके लिए मैं क्या कर डालूं, ऐसा क्या कर डालूं कि वह और मैं दो शख्स ना होकर इतना मिल जाए कि एक हो जाए। दो व्यक्तित्व विलीन होकर एक व्यक्तित्व हो जाए। कई बार ऐसा होता कि उनका चेहरा देखते देखते खो सा जाता, तो वह मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहती, ए मिस्टर समीर कम बैक। और मैं हंस कर रह जाता। कभी कभी उसे बाहों में भर लेता। बड़ी देर तक छोड़ता नहीं तो वह बोलती, अरे यार तुम तो कभी कभी बिल्कुल बच्चों से हरकत करने लगते हो। आखिर बड़ी माथापच्ची के बाद मैंने यह तय किया कि यह जिस योजना को सीने में दबाए उसको क्रियान्वित होने का सपना लिए अंदर ही अंदर घुट रही हैं,
उस सपने को इनसे जान समझकर उसे पूरा करने में जी जान से लग जाऊं। अब मेरा शेष जीवन इनके सपने को पूरा करने में बीतेगा। मेरे जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य होगा। फिर एक दिन मैंने अपने मन की बात उनके सामने रखकर उन्हें अपने मिशन के बारे में खुलकर बात करने, उसे कैसे पूरा करना है, इसके लिए उनके पास क्या रोड मैप है, उस बारे में बताने को विवश कर दिया। तो वह बोली, समीर, मैं यही जोश, दृढ़ता, समर्पण चाहती थी। मुझे तुम में पहले इन चीज़ों में कमी दिखती थी, इसलिए बात नहीं करती थी। इसके बाद चंपा ने विस्तार से अपने विचार, अपने मिशन को समझाया, या बताते हुए कि यह सारी बातें उनके पति की है या अपने उनके संयुक्त सपनों को पूरा करने का प्रयास बारे। वह बोली, समीर, या तो तुम जानते ही हो कि मैं एक महादलित वर्ग के परिवार से आती हूँ। मेरे पति भी ऐसे ही थे। हमने परिवार ने इसके कारण बड़ी तकलीफें, अपमान झेले, इतना कि आज भी वह सब बुलाए नहीं बोलता। समीर, हम दोनों जब मिले तो किशोरावस्था थी। हम अपने अपमान, अपनी दशा पर बहुत सोचते, और जब यहाँ आए तो बरसों बरस पढ़ते, सोचते, विचारते हमने कुछ निष्कर्ष निकाले। फिर एक योजना बनाई कि हमें करना क्या है। हमने तय किया कि हमें सबसे पहले अपने अंदर से इस भाव को ही निकालना है कि हम दलित हैं। हमें इस भाव में आना होगा कि हम भी इंसान हैं, हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारे भाव जैसे होते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। हम अब देखते हैं कि ऐसे दलित जो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत प्रोग्रेस कर ली है, वह अब भी दलित होने की हीन भावना से ग्रसित है। गैर दलितों से जब वे मिलते हैं तो उनमें अजीब सी हीनता, संकोच बना रहता है। सबसे पहले हमें इस चीज़ से ऊपर उठना होगा। हम दोनों ने इसे अपने व्यवहार में लाना शुरू किया। मुझे खुशी है कि मैं इसमें पूर्णतः सफल रही। क्या तुम बताओगे कि अब तक मुझमें हीन भावना का एक भी अंश पाया है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि फादर के क्रिमिनेशन के समय जब लखनऊ में थी तब भी नहीं। इस पर वह बोली, मैं हर दलित को ऐसे ही देखना चाहती हूँ। वह दलित है, यह भावना पूरी तरह से निकाल फेंके। मैं यही चाहती हूँ। समीर, मैं सिर्फ भारत में जो दलित हैं उन तक की ही बात नहीं कर रही, मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान की भी बात कर रही हूँ। उनकी इस बात पर मैंने कहा, अब इन देशों में हिंदू हैं ही कहाँ जो वहाँ सवर्ण, पिछड़े, दलित का प्रश्न नहीं उठे। मेरा यह कहना था कि चंपा मुस्कुरा दी और मैं समझ गया कि कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट गया। मुस्कुराने के कुछ क्षण बाद वह बोली, समीर, ऐसा है कि दलितों ने अपनी दयनीय स्थिति से मुक्ति का मार्ग निकाला, धर्म परिवर्तन। लेकिन मैं मानती हूँ कि यह समस्या का समाधान है ही नहीं। किसी भी समस्या का समाधान पलायनवादी सोच से नहीं निकलता। धर्म परिवर्तन पलायनवादी सोच का चरम है। धर्म को लेकर तो मैं विशेष रूप से कहूँगी कि अपना घर अपना ही होता है। मान लो किसी वजह से घर के किसी सदस्य ने घर से हमें बेदखल कर दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे के घर में जा बसे। दूसरा हमारे झगड़े का फायदा उठाने के लिए सहारण तो देगा, लेकिन शोषण भी करेगा, हमें मालिक नहीं बना देगा। जबकि सही तरीका यह है कि हमें अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपने घर में ही अपना हिस्सा लेकर रहना चाहिए। संघर्ष करने का अधिकार मिलता ही है, संघर्ष करने पर अधिकार मिलता ही है। महाराष्ट्र में ही एक युवती तृप्ति देसाई का संघर्ष देखो। उसने हिंदू मुस्लिम दो पूजा स्थानों पर महिलाओं के प्रवेश का अधिकार सभी महिलाओं को दिलाकर ही छोड़ा। साउथ की विख्यात लेखिका कमला दास भी यही कह चुकी, जो किसी कमीने इंसान के धोखे में आकर जीवन के आखिरी दिनों में धर्म परिवर्तन कर अंतिम सांस तक पछताती रही। यह वैसे ही है जैसे हम कहीं चले जा रहे हैं और अचानक बारिश होने लगे और उससे बचने के लिए हम किसी पेड़ की छांव, किसी मकान के शेड के नीचे खड़े होकर अपने को भीगने से बचाने का प्रयास करें।
अपनी बात पर मुझे सशंकित देख उन्होंने बात और स्पष्ट कर दी। कहा, देखो, ज़्यादातर दलित या तो ईसाई बने या मुसलमान। ईसाई बनने पर भी कहीं ना कहीं भेदभाव का शिकार बनते ही रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लो, इनके यहाँ जो नन बनती है, चाहे वह कॉन्वेंट में हो या कहीं भी, वो भी नहीं बचती। ऐसे कन्वर्जन से निम्न वर्ग से आई जो महिलाएं नन बनती हैं, उन्हें बाकायदा नाम दे दिया गया है चेडूथी। चेडूथी यह शब्द प्रतीक है उनके निम्न होने का। इतना ही नहीं, इनके पूजा घरों या कॉन्वेंट ज़्यादातर साफ सफाई, छोटे मोटे काम इन कन्वर्टेड दलितों से ही कराए जाते हैं। तो दलित होने का अभिशाप इनके साथ यहाँ भी चिपका रहता है। ये जब मुस्लिम बन जाते हैं तो वहाँ भी यह सब है। बस प्रेयर या इबादत एक साथ करने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इसी से उनकी समस्या हल हो जाएगी? इसी से उनका मान सम्मान, स्वाभिमान उन्हें मिल जाएगा? साथ प्रेयर का अधिकार तो हम संघर्ष करके अपने मूल धर्म में भी ले सकते हैं और ले लेंगे। पाकिस्तान के चूरा लोगों की तो हालत जानते ही हो। चूरा, मैंने पूछा, चूरा? हाँ, चूरा। मेरे लिए यह सर्वथा नया शब्द था। चौंकना स्वाभाविक था। मेरे चौंकने पर वह चौंकी कि आश्चर्य कि तुम्हें चूरा लोगों के बारे में नहीं मालूम। लेकिन हमें इसलिए मालूम है क्योंकि हम दलित हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं दलित वर्ग से थी, यह भी कहना उचित नहीं समझती। सिर्फ बात को समझाने के लिए यह शब्द प्रयोग किया कि एक घायल ही दूसरे घायल की पीड़ा जान समझ सकता है। सारे चूरा लोग दलित हैं। ये पाकिस्तान में ज़्यादातर पंजाब, लाहौर और उनके आसपास रहते हैं। ये वो हिंदू से ईसाई बने दलित हैं जिन्होंने यह सोचकर धर्म बदलना शुरू किया था पाकिस्तान बनने से पहले कि वे अपनी समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें चूरा कहा गया। इस शब्द में ही कितना अपमान, घृणा नजर आ रही है। यह शब्द तो दलित शब्द का ही पर्याय हो सकता है। यह शब्द मुझे जहर बुझा शब्द लगता है। इन चूरा लोगों की हालत यह है कि आज भी ये वहाँ मैला ढोने का ही काम करते हैं। इनकी आबादी मैं समझती हूँ कि 70-80 लाख है। ये वहाँ नर्क का जीवन जी रहे हैं। डर के मारे ये अपना नाम भी अपनी पसंद का नहीं रख पाते। ईसाई हैं लेकिन नाम मुस्लिमों के या उन्हीं सा मिलता जुलता रखते हैं। अपनी जीतोड़ मेहनत से इन्होंने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है। इसके बावजूद कि वहाँ की सत्ता इन्हें अनपढ़ बनाए रखना चाहती थी, जिससे सफाई करने वाला समूह बना रहे। उनकी यह साजिश बार बार खुलकर सामने आती रहती है। जानते हो, इनकी सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता है। उनकी इज्जत तार तार कर फेंक देते हैं, मार देते हैं, या ऐसी लड़की से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी कर लेते हैं। फिर 3-4 बच्चे पैदा कर जहां मन भर गया 3 सेकंड में तलाक देकर उसे दर दर भीख मांगने, सेक्स वर्कर बनने के लिए ठोकर मार कर भगा देते हैं। वह फिर तिल तिल कर मर जाती है। यह सब धर्म परिवर्तन के बाद भी हो रहा है। वह अपना त्यौहार, शादी ब्याह भी खुलकर नहीं मना पाते। अभी ईस्टर में तुमने देखा ही, त्यौहार मनाते करीब 80 लोगों को बम विस्फोट कर मार दिया। विस्फोट इतना भीषण था कि लोगों के चीथड़े उड़ गए, सैकड़ों घायल हो गए। मगर पूरी दुनिया मातम पुरसी भी ठीक से न कर सकी। पोप तक कड़ा विरोध न दर्ज कर सके। तो क्या है यह सब? इसीलिए मेरा मानना है कि धर्म परिवर्तन कोई समाधान नहीं है। मैं बौद्ध, जैन, सिख की बात नहीं करती। इन्हें मैं हिंदू धर्म से अलग नहीं पाती। यह मेरी नज़र में हिंदू धर्म के परिष्कृत रूप है, जहाँ मैं पाती हूँ कि सच में भेदभाव नहीं है। मेरा मानना है कि हमें यहूदियों से सीखना चाहिए। हमें उन्हीं की तरह एक होकर, सुदृढ़ बनकर, सशक्त बनकर
अपनी गुलामी के जीवन को उतार फेंकना होगा। मैं आरक्षण व्यवस्था में भी संशोधन चाहती हूँ, क्योंकि इतने दशकों तक आरक्षण का परिणाम यह हुआ है कि दलित समुदाय के जो लोग आरक्षण पाकर आगे निकल गए हैं, उसका लाभ उनके परिवार को ही मिल रहा है। इस कारण 90% दलित अब भी दयनीय स्थिति में बने हुए हैं। उनकी यथास्थिति तभी बदलेगी, तभी सारे दलित अपनी गुलामी तोड़कर सक्षम सुदृढ़ बन पाएंगे, जब यह व्यवस्था सख्ती से लागू हो कि जो परिवार 2 बार आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उसे आगे नहीं दिया जाएगा, जिससे जिस दलित को अभी तक अवसर नहीं मिल पाया है उसे अवसर मिल सके, उसके लिए जगह खाली हो सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 10-20 नहीं सदियों आरक्षण देते रहेंगे, लेकिन सभी दलित कभी इसके दायरे में नहीं आएंगे। इनकी हालत ऐसी ही बनी रहेगी। दलित यहाँ की स्वार्थी गंदी राजनीति का ऐसे ही एक टूल बने रहेंगे, आपस में भी लड़ते रहेंगे। इस बार एक बार पुनः राष्ट्रपति चुनाव में यह राजनीति सामने आई है। डॉक्टर अंबेडकर को इन सारी चीज़ों का अनुमान था, इसीलिए वह 10 वर्ष के भीतर ही सारे दलितों को आरक्षण के लाभ के दायरे में ला देना चाहते थे। मगर ओछी राजनीति ने ऐसा होने नहीं दिया। समीर, मेरा दृढ़ मत है कि जब तक दलित अपनी भावना आरक्षण की व्यवस्था को सही नहीं करेंगे, तब तक उन्हें गुलामी से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आरक्षण में संशोधन के लिए स्वयं दलितों को ही आगे आना पड़ेगा। जिस दिन वो आगे आ जाएंगे, उस दिन ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक सुर में गाने लगेंगी कि हाँ, यह होना चाहिए। बदलाव होते देर नहीं लगेगी, बस ज़रूरत है स्वयं दलितों के खड़े होने की ही। इसलिए मैं कहती हूँ कि धर्म परिवर्तन से दलितों का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। धर्म परिवर्तन कोई समाधान नहीं है। जिस धर्म में है उसी में बराबरी का हक लें। धर्म परिवर्तन समाधान होता तो जो परिवर्तित हुए उनकी क्या स्थिति है। अरे, जब यहाँ से पाकिस्तान गए मुस्लिमों को मुहाजिर कहकर नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम ही नहीं माना जा रहा है, मुहाजिर नाम की एक नई कौम ही बन गई, तो दलितों की क्या बिसात। संपा ने ऐसी बातें तर्क योजना सामने रखी कि मैं असर में पड़ गया कि इस लेडी में इतना तूफान भरा है। यह तूफान यदि पूरी रफ्तार से बाहर आ गया तो निश्चित तौर पर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इसके भीतर भरे तूफान को अनुकूल स्थिति मिल जाने भर की देरी है। या जिस तरह मुझ पर यकीन कर रही है, उससे लगता है या मुझे से बड़ी अपेक्षा कर रही है। उसकी बातों ने मेरे हृदय में भी एक चिंगारी भड़का दी कि देश के हालात के लिए मुझे भी अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। मैंने फट से उसके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम्हारे आंदोलन को खड़ा करने के लिए जितना संभव होगा मैं वह सब करने के लिए तुरंत अपना प्रयास शुरू करना चाहता हूँ। तुम बताओ कैसे आगे बढ़ना है। मेरी इस बात पर वह मेरे चेहरे को गौर से देखती रही, जैसे कि वहाँ कुछ लिखा है और वह उसे ध्यान से पढ़ रही है। फिर बोली, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों। इसके बाद हम दोनों ने एक संगठन बनाने, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करने का निर्णय लिया। इस काम के लिए जो बहुत सा लिटरेचर संपा ने तैयार किया था, उनको रात दिन एक करके अंतिम रूप दिया। सोशल मीडिया पर तो शुरुआत जल्दी कर दी गई। जिन बातों को पोस्ट किया जाता उनका रिस्पांस भी ठीक मिलने लगा तो उत्साह और बढ़ गया। लेकिन संगठन खड़ा करना मुझे सागर में सुई ढूंढने जैसा लगा, मगर जोश में कहीं कमी नहीं थी। काम जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो आर्थिक समस्या आने लगी। लिटरेचर छपवाने के लिए मोटी रकम चाहिए थी। फिर सदस्य बनाने, चंदा एकत्रित करने पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। संपा दिन रात एक करने लगी। इस बीच मेरे दोस्तों में यह बात फैली तो सबने
हंसी उड़ानी शुरू कर दी। लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन कहकर मजाक बनाना शुरू कर दिया, मगर मैं संपा के साथ अडिग था। एकदम चिकना घड़ा बन गया। देखते देखते कई महीने बीत गए। संगठन का कार्यालय बनाने की समस्या आ गई। पहले सोचा जहाँ रहते हैं वहीं से काम चलाए, लेकिन लैंडलॉर्ड को सख्त ऐतराज था। यह बहुत बड़ी समस्या थी। बड़ा कहने सुनने पर प्रोफेसर साहब तैयार हुए। उन्होंने अपने मकान में एक छोटा सा कमरा इस शर्त पर दिया कि जल्दी से जल्दी हम कहीं और व्यवस्था कर लेंगे। इसी बीच लखनऊ वाला मेरा मकान बिक गया। उसके पैसे से मैं दिल्ली में मकान ही लेना चाहता था, लेकिन जितना स्पेस में चाहता था, जिस एरिया में चाहता था, उतने पैसे में उसका चौथाई भी नहीं मिल पा रहा था। आखिर संपा ने भी अपनी जमा पूंजी मिला दी, लेकिन बात नहीं बनी। तो थक हार कर इंटीरियर में लिया। वहाँ से मेरा कॉलेज संपा के काम, संगठन के काम में बहुत बाधा आने लगी, तो एक सेकंड हैंड कार भी ले ली। कुछ महीने ही बीते होंगे कि अचानक ही एक दिन 2 लोगों ने घर आकर संपा और मुझसे मुलाकात की। वह पूरी तैयारी के साथ आए थे। संगठन के बारे में जितनी बातें हम अलग अलग माध्यम से प्रसारित कर चुके थे, वह उनके आधार पर सारी बातें समझ कर आए थे। बड़ी तारीफ आदि करके उन लोगों ने आर्थिक मदद की पेशकश कर दी। हमारे लिए यह एक आश्चर्यजनक खुशी थी, लेकिन हम दोनों उन लोगों को ठीक से जान लेना चाहते थे। आखिर वह चंदे में हर महीने क्यों इतनी रकम देना चाहते थे कि हम अपना संगठन तेजी से खड़ा कर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दें। हमारे इन प्रश्नों का उन लोगों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था, तो हमने सोचकर बताने को कहा। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।